जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है वीडियो, सभी लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करना है। स्टार्ट हो चुका है आज का ये वीडियो। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग आ जाए फटाफट से और वीडियो को पुनः लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों हमारी जो क्लासें हैं फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। रात्रि 9 बजे आपकी यथावत दोस्तों हिंदी की क्लास चालू हो चुकी है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। टिप टॉप यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3:20 पर आपको दोस्तों वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग तैयार हैं आज का वीडियो बताने के लिए, तो कमेंट में फटाफट से लिख दें। और जो भी साथी अभी तक चैनल के ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं वो ज्वाइन मेंबर बन जाएं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से हम डॉक्टर विवेक शंकर जी की बुक से पढ़ रहे हैं और जिन्होंने भी अभी तक विवेक शंकर जी की बुक नहीं खरीदी है वो प्लीज खरीद लें। बहुत ही बढ़िया है किसी भी एग्जाम के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। चलिए तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है जो आपको बताना है साथियों, वो बताना है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, सभी लोग बता देंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को दोस्तों क्या कहा, वीर गाथा काल नाम दिया। ये चीज आपको बतानी है, तो आप जल्दी से कमेंट में लिख करके बताएंगे कि सर मुझे तो ये पता है कि जो विद्वान थे वो विद्वान कौन थे। वो विद्वान थे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्रामाणिक और सबसे व्यवस्थित जो ग्रंथ माना जाता है, जो इतिहास माना जाता है, इतिहास ग्रंथ, वो किसका माना जाता है? तो आपका उत्तर होता है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। दोस्तों एक चीज और निकल करके आती है कि जब हम पढ़ रहे थे 5 बजे वाली क्लास में, तो एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में निकल करके बात आती है कि इन्होंने दोस्तों जो अपना ग्रंथ है वो 1927 में लिखा था और 1929 में इसका प्रकाशन किया था। किसने प्रकाशन किया था? नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया एक ग्रंथ था। और ये दोस्तों हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सबसे पहले 1929 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा थी इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1893 में हुई थी। फिर पुनः दूसरी बार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ फिर से संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ दोस्तों, है ना। तो ये कब हुआ? 1940 में प्रकाशित हुआ। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इन्होंने दोस्तों प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया और उसके बाद जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल नाम दिया तो इन्होंने भी ये स्वीकार किया है आदिकाल। तो ये चीज आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रख लेना, यहां पर काल दिए हैं, इन कालों को भी आपको पढ़ना है। मैंने ट्रिक से भी आपको वीडियो दिया है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का जो नामकरण किया गया है, आदिकाल का नामकरण, उसकी मैंने ट्रिक आपको दी है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। यहां पर हम देखें तो ग्रियर्सन साहब ने चारण काल कहा है। चारण काल किसने कहा है आपसे पूछा जाता है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने कहा है। फिर आपसे पूछा जाता है कि मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो प्रारंभिक काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है, ठीक है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम, राहुल सांकृत्य ने सिद्ध सामंत, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा दोस्तों इन्होंने, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल और राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल या फिर संधि काल नाम दिया है। तो ये नामकरण तो सभी लोगों को पता है, एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इनमें से आपको याद कर लेना और मैंने पूरा ट्रिक से भी आपको बताया, ट्रिक से भी आपको याद करवाया है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। अभी हमने ऊपर नामकरण पढ़ लिया, नामकरण पढ़ा और नामकरण हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दोस्तों नामकरण किया है हिंदी साहित्य के आदिकाल का, ठीक है। अब आदिकाल का नाम अलग अलग किया है तो नीचे जो विकल्प दिए हैं इनमें से अलग कौन सा है, यानी कि अशुद्ध कौन सा है,
एक प्रश्न आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न नामकरण से जरूर बनता है। तो नामकरण जितने भी हैं मैंने आपको ट्रिक से भी बताए हैं एक वीडियो में, और आज यहां पर हम पुनः अभ्यास भी कर रहे हैं। तो बार बार अभ्यास करते रहो, है ना, मजा आएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर एक ही वीडियो को आप बार बार क्यों डालते। मैं कहता हूं कि एक पुस्तक को दोस्तों आपको 50 बार पढ़ना है, 50 पुस्तक को एक बार नहीं पढ़ना है। आप एक पुस्तक को 50 बार पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग अशुद्ध है, तब आपने बताया कि बीज बपन काल जो कहा है, ये बीज बपन काल दोस्तों किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यानी कि आपका जो अशुद्ध है वो 1 नंबर हो जाएगा, अशुद्ध। ठीक है, 1 नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। वीर काल दोस्तों अभी हमने पढ़ लिया था, और ये वीर काल नाम दिया वो किसने नाम दिया, मिश्र बंधु ने नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन साहब ने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा साहब ने दिया है। तो आपका कमेंट सबसे पहले आना चाहिए। सुनील शर्मा जी, हमारे जितने भी ज्वाइन मेंबर हैं वो बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। ज्वाइन मेंबर की क्लास शाम को 5 बजे लग रही है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक चीज और अंदर से पूरा ऑथेंटिक प्रमाणिक रूप से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर जरूर बन जाएं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा, ये चीज आपको बतानी है। तो मिश्र बंधु ने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा, या फिर रामकुमार वर्मा ने कहा। तो हमने पढ़ा था कि सर संधि काल और चारण काल तो रामकुमार वर्मा ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने तो कह दिया था, मिश्र बंधु ने क्या कह दिया था, आरंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कह दिया था, और विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था वीर काल। वीर काल, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये घटना चक्र की पुस्तक है, जो भी साथी खरीदना चाहते हैं वो जरूर खरीदें। ऐसी पुस्तक आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो आपको प्रश्न भी करवाती है, व्याख्या भी करवाती है, आपको याद भी करवा देती है, सरल सरल तरीके से आपको प्रश्न प्रस्तुत करती है, साथ ही ओल्ड पेपर का कलेक्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, प्रश्न क्रमांक 4 में आपको चयन करना है दोस्तों। तो वीरगाथा काल एक पूछा गया है, अभी हमने पढ़ भी लिया है कि सर वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदि काल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आरंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा, और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कह दिया। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ललित मोहन गोस्वामी, प्रियंका जी, जो भी हमारे नए साथी हैं दोस्तों, पूरे वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत सारी लाइन लगी है वीडियो की, है ना। तो पूरे वीडियो आपको जरूर देखना है, बने रहना है, और दोस्तों शेयर जरूर करना। सुबह 7 बजे एक क्लास आपकी आ रही है, सुबह 9:30 बजे एक क्लास आ रही है, 11 बजे एक क्लास हिंदी की आ रही है। तो सुबह सुबह 11 बजे तक 3 क्लासें आपकी आ जाती हैं। एक क्लास ज्वाइन मेंबर की 5 बजे आ रही है, सबसे स्पेशल क्लास। ठीक है, और दोस्तों एक क्लास आपकी 9 बजे आ रही है। तो आप जरूर बताएं, और जो भी साथी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो यूट्यूब में एक बार सर्च कर लें, हाउ टू ज्वाइन यूट्यूब चैनल, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे बहुत सारे, कैसे यूट्यूब चैनल को के ज्वाइन मेंबर बनना है। ठीक है, तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, वीरगाथा काल किसने कहा है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, वीरगाथा काल। तो ये वीरगाथा काल तो आप सभी को पता है कि सर वीरगाथा काल तो कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग के नाम से किसने पुकारा है, किसने कहा इसे सिद्ध सामंत युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से याद भी किया है, ट्रिक से भी याद किया है। लगभग 125 वीडियो, ट्रिकी वीडियो आप तक प्रेषित किए जा चुके हैं। ठीक है, तब आपका यहां पर सबसे अच्छा उत्तर आता है सुनीता मौर्य, है ना, पूनम जी, आर्यन सिंह जी, और दोस्तों फतेह सिंह जी, मंजू जी, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। और राहुल सांकृत्यायन यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यायन का आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है तो किसने कहा है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको बताना है। सिद्ध सामंत काल हमने पढ़ भी लिया था, किसने कहा है। और नेट जेआरएफ वाले जरूर ज्वाइन हो जाएं दोस्तों, ज्वाइन मेंबर जरूर बन जाएं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। और टीजीटी वाले
टीजीटी वालों के लिए 10 दिन पूरी डेमो क्लास चल रही है, ट्रिकी वीडियो, यानी कि सुबह 7 बजे और दोपहर सुबह 11 बजे, सुबह 7 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे। ये टीजीटी पीजीटी वाले जरूर देखते जाएं, और जो फिर साथी ज्वाइन मेंबर बन जाते हैं उनको स्पेशल क्लास दी जाएगी। तो जितने भी साथी ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं वो जरूर बनेंगे। और राहुल सांकृत्यायन यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ये मत बोलना सर कि ये कितने बार प्रश्न आ रहा है, मैं बता रहा हूं कि ये जितने बार आ रहा है उतने बार पूछा भी गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट आप IMP लगा के रख लेना इसको। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? फिर से पूछा गया यहां पर, यानी कि ये सिद्ध सामंत युग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीर गाथा काल भी कई बार पूछा गया, सिद्ध सामंत युग भी पूछा गया है। यहां पर पूछा गया कि आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो कहने वाले विद्वान तो हमने पढ़ लिया कि सर राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है। तो ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है वो आपको यहां पर कितनी बार पूछा गया उससे आपको अंदाजा लग जाता है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने किया है? जल्दी से आपको चयन करना है। बीज वपन काल अंजू सरोज, जल्दी से प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बीज वपन काल किसने कहा है दोस्तों? आपको बताना है बीज वपन। और बोले सर बीज तो अहिंसा के बोए थे महावीर भगवान ने, और जब महावीर भगवान ने बोए थे तो कोई महावीर ही होंगे जो बीज वपन काल कहेंगे आदिकाल को। तब आपका फिर से उत्तर हो जाता है, क्या उत्तर हो जाता है प्रश्न क्रमांक 10 में? सुनील शर्मा जी, निकिता तनवर। और जल्दी से आपको ज्वाइन मेंबर बन जाना है यार। आप लोग कहां बहुत सारी चीजें लगाकर कोचिंग करते हैं, 10-10, 20-20 हजार करके, आज 59 रुपए में आप चैनल के ज्वाइन मेंबर नहीं बन पाते हैं। कोई बात नहीं, जो भी साथी नहीं बन पा रहे हैं, जिनको दिक्कत होती है या देने में कोई 59 रुपए पे करने में दिक्कत होती है, वो मुझे पर्सनल बता देंगे, मैं फुल सपोर्ट करने वाला हूं। ऐसे मेरे साथी जितने भी साथी हैं, बहुत सारी 4-5 क्लासें तो आपकी बिल्कुल फ्री आती हैं, एक क्लास बस ज्वाइन मेंबर की आती है, जो आप अटेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम आपके राम महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने कहा है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण करने वाले जो विद्वान थे, ये फिर से पूछा गया इस प्रकार से, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से फिर पूछ लिया गया कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब यहां पर आदिकाल को वीर काल बताना है, वीर काल रट जाना है, रट लेना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि वो चीज आपको रट जाए, वो चीज आपसे क्या हो जाए? रट जाए, ठीक है। रटना है अपन को बिल्कुल। कई बार जब आप पढ़ोगे तो माइंड में सेट हो जाती है बात, एक बार पढ़ोगे कभी सेट नहीं होने वाली। करत करत अभ्यास के, आपने पढ़ी है ना, तो अभ्यास बहुत करना है। और यहां पर वीर काल जो कहा है, बोले सर विश्व में वीरों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, विश्व में वीरों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए वीर काल भी कहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, ठीक है। अब आदिकाल तो आपको पता ही है दोस्तों कि आदिकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने आदिकाल नाम दिया हिंदी साहित्य को, ठीक है। तो ये आदिकाल भी कई बार पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों हम बढ़ जाते हैं आगे और पढ़ते हैं फिर से यहां से, ठीक है। यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल बताना है। तो यहां पर जो प्रश्न आपका दिया है वो प्रारंभिक काल नाम दिया है ना। अब ऐसी अगर स्थिति आपकी बनती है दोस्तों प्रारंभिक काल की, तो प्रारंभिक काल तो आपको पता है कि प्रारंभिक काल नाम तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने दिया है, गणपति चंद्रगुप्त जी ने दिया है। लेकिन अगर बात करें आरंभिक काल की, तो आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है। लेकिन यहां पर प्रारंभिक काल आपसे पूछा गया और आपके ऑप्शन में गणपति चंद्रगुप्त नहीं है, तो आप मिश्र बंधु लगा देना, है ना। लेकिन कंफ्यूजन आप दूर कर लेना। इसका देखो कैसे दिया है। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प नंबर बी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया था और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया था आदिकाल को, ठीक है। तो ये अलग कर दिया गया था,
ठीक है, तो ये तो आपको हो गया होगा। अब यहां पर आपको चयन करना है दोस्तों इस प्रकार से, आचार्य शुक्ल ने यहां पर चयन कर लो, बिल्कुल टाइम आपको नहीं लगाना है। वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल। यहां पर प्रारंभिक नहीं है, यहां पर आरंभिक है। ठीक है, इसको सभी लोग सुधार लेना, आरंभिक काल। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर दोस्तों अपन को बताना है कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। मुक्ता जी, सुनील शर्मा जी, पारो कुशवाहा, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तब आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्चना गुप्ता जी, सी नंबर, ये आपको याद रख लेना, रामचंद्र शुक्ल, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि सभी लोगों ने बिल्कुल सही चयन किया है। सही चयन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को इस प्रकार विवेचित किया, गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925 है ना, और आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, जिसे कि प्रथम उत्थान काल कहा गया, संवत 1925 से 1950, गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान काल 1950 से 1975, गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी कि तृतीय उत्थान काल 1975, संवत 1975 से अब तक। ये प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान काल, इनको आपको याद रख लेना है, ये आपसे पूछे ही जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा दोस्तों, सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ साहित्य आदि काल में हमने पढ़ लिया, लेकिन ये हमें बताना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या थी? लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, पाली थी या फिर प्राकृत थी? प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हमें चयन करना है। कुलदीप सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 19, और आपको बिल्कुल सही पता है ना मायराम जी, 19 का डी आपने सही बताया है कि सर जो बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़े हुए साहित्य की भाषा है वो भाषा है पाली। कौन सी भाषा है? पाली है, यानी बौद्ध धर्म की बात हो रही, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म, प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म ग्रंथों से है। ये भी आपको याद रख लेना, पाली प्राकृत का संबंध, पाली का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म ग्रंथों से। अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म ग्रंथों से है। जहां जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहां पाली भाषा पहुंची, और जहां जैन धर्म का प्रसार हुआ वहां अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्वी की तुलना में पश्चिम से अधिक हुआ, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रहा। ठीक है, तो जैन धर्म, अर्धमागधी, बौद्ध धर्म, पाली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी जाती है? खोमाण रासो, ढोला मारूरा दुहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। जल्दी से बताते जाएं, चारों रचनाएं हैं, चारों के कवियों को भी आपको बताना है। खोमाण रासो किसकी रचना है? ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? और जय मयंक जस चंद्रिका ये किसकी रचना है? ये भी आपको बताना है। और अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी मानी जाती है? चार में से बताना है। इस प्रकार से अंदर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, जो भी साथी। तो आपका राइट आंसर आपने बिल्कुल सही बताया। कौन सा बताया सुनील जी? 20 का सी नंबर, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये दोस्तों अपभ्रंश से प्रभावित रचना मानी जाती है। और सी नंबर जिन्होंने बताया है, सी नंबर भरतेश्वर बाहुबली रास, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये आपका सही है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर थोड़ा सा हम आ जाते हैं, अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी इसका रचना काल है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है भरतेश्वर बाहुबली रास को, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत ही महत्व है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब आपको बताना है दोस्तों कि भरतेश्वर बाहुबली रास के जो लेखक हैं, जो कवि हैं दोस्तों, वो कौन हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास जल्दी से फटाफट से बताएं। फिर खुमाण रासों की बात करें तो 43 छंद प्राप्त हुए हैं, है ना। और दोस्तों ये अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपति विजय ही खुमाण रासों के कवि हैं, है ना। और ढोला मारूरा दोहा एक कल्लोल कवि की है ना। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यह लोक काव्य दोहा बद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गया था। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। बिल्कुल सही है, यहां पर फिर से आ जाओ। बोले सर खुमाण रासो ये दलपति विजय की रचना है, ठीक है। ढोला मारूरा दोहा, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। एक तो आपको मिलता है कल्लोल कवि, एक मिलता है कुशल लाभ, एक मिलते हैं कुशल लाभ। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कल्लोल कवि ने भी ढोला मारूरा दोहा की रचना की है, फिर कुशल लाभ ने भी ढोला मारूरा दोहा की रचना की है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेना, अगर ऑप्शन में कल्लोल कवि हो तो आपको कल्लोल कवि लगाना है, और ढोला मारूरा दोहा की रचनाकार के ऑप्शन में कुशल लाभ हो तो कुशल लाभ लगाना है। अब ये ढोला मारूरा दोहा के बारे में अब कभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ये भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की है, और ये जस मयंक जस चंद्रिका, ये जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है, ठीक है। ये सभी लोग याद रख लेना, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, इसको याद रखेंगे, ठीक है सभी लोग। और ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि और कुशल लाभ, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है? यहां पर आपका भरतेश्वर बाहुबली रास तो आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अपभ्रंश प्रभावित रचना ये भरतेश्वर बाहुबली रास है, अपभ्रंश प्रभावित रचना, ठीक है। इसको सभी लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 22 का आपको बताना है उपेंद्र जी। हाँ, प्रश्न क्रमांक 22 में 22 का उत्तर आपको बताना है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है तो कौन सा है? जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ढोला मारूरा दोहा या फिर राउल बेल। 11वीं शताब्दी की रचित बताना है, लोक भाषा काव्य कौन सी है। और 22 में आपने चयन किया है कि सर जो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है वो लोक भाषा काव्य है कौन सी? ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ढोला मारूरा दोहा ये 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। अब इसको यहां पर देखो दोस्तों, ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। क्या है ये? लोक भाषा काव्य है। ये कब रचा गया? 11वीं शताब्दी में रचा गया, है ना। दोहा घड़ाम पुराणाम अच्छी ये पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य में 17वीं शताब्दी में कुशल लाभ वाचक के कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार दिया था, है ना। ये जो ढोला मारूरा दोहा रचना है इसी में 17वीं शताब्दी में कुशल लाभ है वो कुशल राय इसमें दिया, कुशल लाभ ने वाचक के कुछ चौपाइयां जोड़कर इसको विस्तार दिया था, है ना। तो तब से इस रचना के लिए कल्लोल कवि भी आते हैं और कुशल लाभ भी आते हैं, है ना। कुशल राय भी दिया है यहां पर, तो अब आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये 11वीं शताब्दी की रचना और एक लोक भाषा काव्य है, लोक भाषा काव्य, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। 23 का आपने बता दिया कि सर शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, तो बिल्कुल सही आंसर आ गया भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही है। फिर यहां पर देख लेते हैं कि शालिभद्र सूरी की रचना नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। किसने माना है? जिन विजय ने
मुनि जिन विजय ने दोस्तों रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। ठीक है, इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी, अपने समय की प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, और ये अपभ्रंश से प्रभावित रचना मानी जाती है। 1184 इसका रचना काल है। मुनि जिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना। ठीक है, पंच पांडव चरित रास की रचयिता कौन है? पंच पांडव चरित रास यानी कि 24 में हमें बताना है, चाहे आप जैन साहित्य हो, चाहे आपका दोस्तों यहां पर नाथ साहित्य हो, सबके बारे में आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। इतिहास का शुरुआत से अध्ययन और एक एक चीज, एक एक डाउट आपका क्लियर। किसी को कोई डाउट लगता है तो जरूर बताते जाएं। ठीक है, कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर बताएं। और पंच पांडव चरितरास की रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरितरास के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास, ठीक है, इसको आपको याद रखेंगे। अब पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। ये उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं, इनको सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, और चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जल्दी से बताएं, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? 25 में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? आपको जल्दी से बताना है, चयन करें फटाक से। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो उल्लेख किया था दोस्तों किसने? पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया था। ठीक है, और जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था? पतंजलि ने किया था, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला यहां पर देखते हैं, अगला यहां पर आएंगे। अपहट्ट भाषा से तात्पर्य किसका है? अपहट्ट भाषा से आपको बताना है तात्पर्य क्या है। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, अपहट्ट भाषा से तात्पर्य है तो क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्रमांक 26 और तात्पर्य आपका हो जाएगा ग्रामीण अपभ्रंश। अपहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, यानी आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। अपहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है दोस्तों। अपहट्ट जो है, ये अपहट्ट जो है ये अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का अपभ्रंश कौन है तो आप बता देना अपहट्ट या परवर्ती अपभ्रंश इसे कहा जाता है। अपहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या फिर संक्रांतिकालीन भाषा मानी जाती है। अपहट्ट आपने पढ़ी होंगी दोस्तों, विद्यापति की पढ़ी हैं। कैसे पढ़ी हैं? इनकी जो रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं जो है अपहट्ट में है, अपहट्ट भाषा में है ना, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और पदावली इनकी मैथिली भाषा में रचना है। वही अपहट्ट है जो अपभ्रंश की अपभ्रंश कहलाती है, अपहट्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी माना जाता है अपहट्ट का। ठीक है, अपहट्ट को अपभ्रंश और प्राणी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। और अपहट्ट की अगर बात करें तो भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्दहमाण यानी कि जिसे अब्दुल रहमान कहते हैं, इनकी संदेश रासक है। दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की कीर्ति लता कीर्ति पताका है। ठीक है,
ये आपको याद रख लेना। अबहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? संजय सिंह जी ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, वहां पर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अबहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा शब्द के लिए प्रश्न क्रमांक 27। अबहट्ट में, अबहट्ट की रचनाएं अपन ने पढ़ ली, कौन सी पढ़ ली? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर पढ़ ली, ठीक है, उक्ति व्यक्ति पढ़ ली, संदेश रासक पढ़ ली। ये अबहट्ट की रचनाएं मानी जाती हैं। अबहट्ट अपभ्रंश की अपभ्रंश कहलाती है। 900 से 1100 ईस्वी इसका कालखंड माना जाता है अबहट्ट का। अबहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए उपयोग किया जाता है शिक्षा। क्या किया जाता है? शिक्षा। शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा उपयोग किया जाता है, यानी आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर शिक्षा सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। सी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 9 बजे रोज अपनी क्लास हो रही है, सुबह 7 बजे एक क्लास आप तक पहुंच रही है, सुबह 9:30 पर एक क्लास आप तक पहुंच रही है, फिर 11 बजे एक क्लास आप तक पहुंच रही है ना, और 5 बजे एक ज्वाइन मेंबर की क्लास हो रही है। तो टोटल कुल मिला के 5 क्लासें हिंदी साहित्य की दिन में हो रही हैं। सभी लोग पढ़ते रहें, कुछ ट्रिक से, कुछ विस्तृत, है ना, और कुछ दोस्तों ओल्ड पेपर का सॉल्व, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और आपको अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार बताना है हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति कौन माने जाते हैं साथियों? अंकेश जी, सोनू सिंह जी, वेरी गुड, वेलकम। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? और आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा, और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ना। इनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश हमेशा पूछी जाती है, सरहपा की रचना, और इन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी आपका उत्तर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम देखो। सरहपाद को माना किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। इनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र। अगर कभी ऑप्शन में राहुल भद्र आ जाए, अब अगर कोई कभी ऑप्शन में क्या आ जाए? राहुल भद्र आ जाए, तो राहुल भद्र को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप लगा देना राहुल सांकृत्यायन, है ना। और उनके सरहपा, सरोज वज्र, पद्म तथा पद्म वज्र नाम भी लिए जाते। पद्म वज्र, पद्म, सरोज वज्र या फिर सरहबा, ये कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको लगा देना है दोस्तों क्या? राहुल सांकृत्यायन। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक हैं। 84 सिद्धों में से एक थे, है ना, ये भी आपको याद रख लेना है। बोलचाल की जो भाषा आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरहपाद की रचनाओं का संकलन किसने किया, तो राहुल सांकृत्यायन ने। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद की रचनाओं का जो संकलन किया वो किस नाम से किया? तो वो किया दोहा कोश के नाम से। इतनी तो चीजें आप याद रख सकते हैं, इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, है ना। किसने? शालिभद्र सूरी, जिनकी रचना हमने पढ़ी थी भरतेश्वर बाहुबली रास, है ना। भरतेश्वर बाहुबली रास को दोस्तों जिन विजय ने, मुनि जिन विजय ने क्या माना था? जैन साहित्य रास परंपरा की प्रथम रचना माना था, है ना। और ये शालिभद्र सूरी की ही रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, और गणपति चंद्रगुप्त जी ने इन्हीं शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, 3 इंपॉर्टेंट हैं जो यहां पर दिए गए हैं। सरहपा को माना राहुल सांकृत्यायन ने, शालिभद्र सूरी को माना गणपति चंद्रगुप्त ने, स्वयंभू को माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये तीनों ही आपको याद करनी है। अब आपसे पूछे जाएंगे किसको किसने माना, है ना, तो तैयार रहें। पहले तो मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। जल्दी से उत्तर बता दो। अभी मैंने इसलिए आपको विस्तृत रूप से बता दिया था। फटाफट से उत्तर आपका आना चाहिए। 29 का प्रश्न है। देवांशी, अभिनव, निशित और अंकेश पाल जी, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा 29 का।
हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? और आपने अभी पढ़ा है कि सर गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को ही माना है ना। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है दोस्तों? सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का यानी कि 30 का आंसर हमें चयन करना है। 4 विकल्प भी हमें दे दिए जाते हैं, बोले चयन करो सभी लोग, है ना। और दोस्तों कम ही लोग ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते, व्यवस्थित पढ़ना चाहते। सारी क्लासें व्यवस्थित होती हैं, लेकिन एक क्लास भी होती है स्पेशल 5 बजे। तो जो भी साथी चाहते हैं कि हम ज्वाइंट मेंबर बनकर रेगुलर अध्ययन करें, है ना, और स्पेशल क्लास से जुड़ें, जहां पर आपको सबसे पहले विस्तृत पढ़ाया जाता है, फिर बाद में उसका टेस्ट लिया जाता है और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आप भी ज्वाइंट मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइंट मेंबर बन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है तो सरहपा को माना जाता है, यानी कि ए नंबर, ठीक है। ये आपने बिल्कुल सही चयन किया है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है दोस्तों? यानी कि 31 का आंसर आपको पूछा गया है। आपको पहले ही बताया गया कि सर सरहपा जो थे इन्हें राहुल भद्र कहा गया, है ना, और इन्हें पद्म भी कहा गया, बहुत सारे इनके नाम हैं, है ना। और सरहपाद की रचनाओं का जो संकलन किया वो राहुल सांकृत्यायन ने किया, दोहा कोश से इन्होंने किया। और जब राहुल सांकृत्यायन ने इनकी रचनाओं का संकलन किया तो राहुल सांकृत्यायन ने ही दोस्तों सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना, और आपका पंडित सांकृत्यायन, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो सी नंबर आपका फिर यहां पर हो जाता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो ये सरहपा हैं। इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्रियंका जी, अनिकेत जी। फिर आपसे पूछा जाता है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 34 को बताना है दोस्तों। ज्वाइंट मेंबर के लिए 3 प्लान है दोस्तों, जिसको जो अच्छा लगता है वो 3 में से 1 प्लान ले सकते हैं। 59 रुपए, 159 और 299, कोई भी प्लान ले लो, आपके लिए दोस्तों ज्वाइंट मेंबर आप बन सकते हैं, ठीक है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो माना है राम कुमार वर्मा ने। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। अब यहां पर आपको फिर से तीनों रिवाइज करना है। सरहपा को माना राहुल सांकृत्यायन ने, शालिभद्र सूरी को माना गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने माना स्वयंभू को। ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों। कुछ और प्रश्न, 1-2 प्रश्न और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी क्लास को यहां पर विराम देंगे। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? यानी कि 35 का आपको चयन करना है। अब अगला क्वेश्चन ललित मोहन गोस्वामी, निशित जी, फतेह सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 35 में आपको चयन करना है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान यानी कि 34। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैं चैलेंज प्रश्न आपको दे रहा हूं कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है द इस्तबार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी, इस्तबार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, ये कहां से प्रकाशित हुआ था? ये आज का चैलेंज प्रश्न है। अगर आपने पढ़ा है तो उत्तर आपको ही कमेंट में लिखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, है ना, इस्तबार दाला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी, ये कहां से प्रकाशित हुआ था, है ना, आपको कमेंट में जरूर लिखना है। सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहपा, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 36, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, साहित्यक अपभ्रंश या फिर परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा, यानी कि 36 आपका उत्तर है। जल्दी से आपको चयन करना है प्रश्न क्रमांक 36 में। सत्य प्रकाश जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? 50। विजय बहादुर, प्रमोद कुमार जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये फ्रेंच भाषा में रचित ये माना जाता है, बहुत बढ़िया, फ्रेंच भाषा में रचित है। और फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है, ठीक है, पेरिस। और पेरिस जो आपको पता है दोस्तों,
ये सीन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे है ना, ये भी आपको याद रख लेना। यूनिसेफ का यहाँ पर क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय भी है पेरिस में, और पेरिस यानी कि जो फ्रांस है इसे किसानों का देश भी कहा जाता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में अहमत व्यक्त किया। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव, इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार भी अपभ्रंश को ही हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया, और रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ये भी आपको साहित्यिक अपभ्रंश कहा था, किसने कहा था साहित्यिक अपभ्रंश, तो शुक्ल जी ने कहा था, और आपके भी गुलेरी साहब थे, इन्होंने भी पुरानी हिंदी कहा था, है ना। तो यहां पर उत्तर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहा, तो पुरानी हिंदी यानी कि 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, 1 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा। 10वीं से 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक की 37 का आंसर बताना है आपको। प्लान में कोई अंतर नहीं है, नीरज बमोला जी, प्लान में कोई अंतर नहीं है, कोई भी प्लान आप लेते हैं कोई अंतर नहीं है, ये प्लान मंथली होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों प्लान में कोई अंतर नहीं है, जो जिस कैटेगरी यानी कि जो जौन सा प्लान ले सकता है ना, जिसकी जितनी क्षमता है वो ले, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल नाम दिया था, तो ये दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डी नंबर आपका सही है, ठीक है। ये भी आपको अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पुरानी हिंदी जो नामकरण किया था वो किसने किया था, 38 में, 38 में हमें चयन करना है। और आपका यहां पर बिल्कुल सही है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने पुरानी हिंदी नामकरण किया। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया, तो लगा देना गुलेरी साहब ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पुरानी हिंदी जो नामकरण किया था वो किसने किया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आपके बारे में जानते हैं, है ना। इनकी 3 रचनाएं थी दोस्तों, गुलेरी साहब की 3 रचनाएं थी। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, एटीएम से आप कर सकते हैं, एटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। 3 रचनाएं बता दो जल्दी से फटाफट से, 3 इनकी रचनाएं थी दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा कौन सा कवि है, लेखक है जिन्होंने मात्र 3 रचनाएं की हैं और हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्धि पा गया, हिंदी साहित्य में अमर हो गया। वो ऐसा कौन सा विद्वान है, कौन सा ऐसा लेखक है, तो वो गुलेरी साहब हैं, है ना। गुलेरी साहब हैं। इनकी 3 वो रचनाएं कौन कौन सी हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी थी। फटाफट से सभी लोग बताएंगे। इंदुवाला, निशित जी, हेमलता, मंजू, स्टार चांबला, और जल्दी से कमेंट में बताएं। फटाफट से। और सभी लोग दोस्तों इसी प्रकार से निरंतर पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, राजा मुंज को राजा मुंज ने भी माना है, बहुत बढ़िया।
उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, है ना, यही है ना 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आया आपका, है ना। कौन है ये? रेखा त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। उसने कहा था, ये गुलेरी साहब जी की हैं, बहुत बढ़िया। बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये रचनाएं दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पूछी जाती हैं कभी कभी, है ना। बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। स्टार चावला, दिनेश सिंह जी, ललित जी, है ना, अनीता यादव जी, अर्चना जी, रीनू जी पांडे, वेरी गुड, फतेह सिंह, रजवंत जी और राजेश जी, स्टार चावला, यशरत्ती जी, सुनील शर्मा जी, सभी लोग इसी प्रकार से दोस्तों जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, है ना, और शेयर करना है। राजेश मौर्य जी, बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से अध्ययन करें, ट्रिक की वीडियो देखें सुबह 7 बजे, है ना, सुबह 9:30 बजे, 11 बजे, ये ट्रिक की वीडियो जरूर देखते जाएं, रिवीजन करते जाएं, बार बार जितना आप पढ़ोगे उतनी चीजें आपको याद होती जाएंगी और आप एग्जाम की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना। और ललित मोहन जी, ठीक है, देवांशी और वीरेंद्र यादव जी, पूजा रानी, मंजू बाला, अनुपम, खुशी जी, मंजू चौधरी जी, सभी को धन्यवाद। सुनील शर्मा, स्नेहा, बानखेड़े जी, ये हमारे ज्वाइन मेंबर हैं, इनको भी पता है कि किस प्रकार से करण बॉस ऑफ, ये भी हैं हमारे ज्वाइन मेंबर, है ना। पूजा रानी जी, सोनू जी, निशित जी, फतेह सिंह जी, स्नेहा जी, इनसे पूछो जरा ये ज्वाइन मेंबर से कि आपको ज्वाइन मेंबर बनने में क्या आपको मतलब परेशानी गई थी, कैसे आप ज्वाइन मेंबर बन गए, कुछ लोग बन नहीं पा रहे हैं, है ना, और क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं वहां पर ज्वाइन मेंबर के लिए, ठीक है। तो आप सभी के लिए कल एक लाऊंगा कि नेट एग्जाम के लिए कौन सी बुक खरीदें, टीजीटी एग्जाम के लिए कौन सी बुक खरीदें, पीजीटी के लिए कौन सी खरीदें। बहुत ही बढ़िया प्रकार से कल एक पूरी पुस्तक लाऊंगा कि हमारे हिंदी साहित्य वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ वहाँ ना भटकें, एक अच्छी ऑथेंटिक प्रमाणिक बुकों से पढ़ें, है ना, जो आपके लिए उपयोगी होंगी, उनसे आपको पढ़ना है, कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं भटकना है किसी भी प्रकार से। मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बुक के बारे में बताऊँगा, वो ही बुक आपको खरीदना है ना, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा डाटा मिलेगा, अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। संदीप पांडे, ठीक है, रीता, पूजा जी, राज त्रिपाठी, अनुपम जी और नागलक्ष्मी जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को सभी लोग लाइक, अपने मित्रों तक शेयर कर देना। रोज 9 बजे इसी प्रकार से अपनी लाइव क्लास, रोज 5 बजे ज्वाइन मेंबर की क्लास, यानी कि 5 क्लासें हिंदी साहित्य की चल रही हैं इस चैनल पर रोज, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए सभी को, शिल्पी शुक्ला जी धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।